अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, बहुत सारे बजट हमने पेश होते देखे हैं, बहुत सारी तकरीरें भी सुनी हैं और कभी किसी तकरीर का आगाज़ इस अंदाज से नहीं हुआ कि जी बहुत अच्छे हालात में हम ये बजट पेश करने जा रहे हैं। हर कोई अपनी तकरीर का आगाज़ ही ऐसे करता है कि आज जैसे हालात हैं ऐसे तो कभी थे ही नहीं और हमें तो बहुत खसारे ही हमेशा मिले हैं। हर कोई यही कहता है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, इस वक्त हम मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रहे हैं और उसमें हर तौर हमने कोशिश कर डाली है कि ये एक हमने अवाम दोस्त बजट दे दिया है। हमेशा ही हुकूमत की जानिब से वो अवाम दोस्त और ज़बरदस्त बजट होता है, जबकि अपोजिशन के लिए वो हमेशा ही एक गरीब दुश्मन बजट होता है। हर कोई अपनी ऐनक से उसको देखता है और अगर हम आदाद शुमार के गोरख तंदों में जाएं तो पता चलता है कि जो भी अहदाफ कभी भी मुकर्रर किए गए हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो पाते, हमेशा ही खसारे 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 हमें नज़र आते हैं। आज भी एक और बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट में क्या अच्छा है क्या बुरा है जानना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसको हर कोई कोरोना ज़्यादा बजट कह रहा है। उसकी वजह यह है कि जो पिछला माली साल था उसके भी किसी हद तक उस पर भी किसी हद तक हमें इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कोरोना का, और इसके साथ साथ जो आइंदा बजट अब पेश कर दिया गया है उसमें भी जाहिर है कि हर कोई इस बात को मद्देनज़र रखेगा कि कोरोना की वजह से मईशत के क्या हालात हैं, तो उसके लिए फिर उसी तरीके से तनासुब होगा बजट में। क्या वाकई ये एक बैलेंस बजट है मौजूदा हालात में, और जो आलमी तनाज़ुर है उसके हवाले से भी देखा जाए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है या मज़ीद तकलीफ ही दी है। इसके साथ साथ ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि आगे मईशत के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी कोई विजन हुकूमत का नज़र आ रहा है या नहीं। तो बजट के हवाले से थोड़ा सा पोस्टमार्टम होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कोरोना वायरस की भी। यहाँ पर भी अगेन हुकूमत की हिकमत अमली हमें कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आई और उस कन्फ्यूजन ने हमने देखा है कि क्या सूरत हाल और क्या तबाही मचा रखी है। अब ये फिर से कहा जाने लगा है कि शायद लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, और ख़ासतौर पर लाहौर में पीर से सुनने में आ रहा है कि 14 रोज़ के लिए सख्त लॉकडाउन किया जा सकता है। क्या वाकई इस बार ऐसा मुमकिन हो पाएगा और क्या इससे फ़ायदा भी हो पाएगा? नहीं, प्रोग्राम के अगले से में बात होगी। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, जो बजट में बात कर रही थी कि बजट पीटीआई ने पेश किया, पेश तो इन्होंने किया है, बनाया भी इन्होंने है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल नहीं बनाया। अच्छा, हाँ, इन्होंने मंगवाया है कहीं से? आप ये जरूर कह सकती हैं कि निगरानी में तैयार किया है। अच्छा। रिकमेंडेशंस किसी की थी, इम्पोर्टेड डिक्टेशन किसी की थी, तो इन्होंने बस उसको तैयार किया। अच्छा, इम्पोर्टेड बजट। हाँ जी, वो जो बिलावल कहते होते हैं पीटीआई एमएफ बजट, वो वाली बात है। बिल्कुल। ये देखे ना कि 3 दिन पहले जब इन्होंने कह दिया था कि आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, तो उसी वक्त ये बात साबित हो गई थी, यहाँ हो गई थी कि जी बजट जो है अब उनकी तजावीज़ मान ली गई है और बजट उस तरह से हो। तो हमें नजर आ रहा है कि उनका जो एक इम्पैक्ट था या जो उनकी तजावीज़ थी, इन्फ्लुएंस जो था, वो हमें वाज़े तौर पर बजट में नजर आया। अब जरा आ जाते हैं थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हुए। इमरान साहब, अगर मैं आपसे कहूँ बजट तकरीर भी बहुत लंबी, दस्तावेज भी बहुत बड़ी, कौन सी कोई 5 अच्छी और 5 बुरी बातें आपको नजर आ रही हैं इस बजट में? पहले 5 अच्छी बता दीजिए। वैसे तो होगी ढूंढने में वैसे मुश्किल तो ये है कि इस बजट में ना गरीब के लिए तसल्लियाँ, दिलासे और टैक्सेस तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले आपने अच्छी बातें कही हैं तो अच्छी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में जो 5 अच्छी बातें फौरी में बता दूं, एक तो ये है कि इसमें हुकूमत ने कहा कि नया टैक्स कोई नहीं है, वैसे हर हुकूमत ये कहती है बजट पे। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम कोशिश करेंगे कि महंगाई की शरह में कमी करके उसको 6.5% तक लेके आए। चलिए अच्छी बात है, अल्लाह करे आप महंगाई की शरह में कमी कर लें, जो इस वक्त कोई 9.1% जी के जी। करीब है। तीसरी बात इन्होंने अच्छी ये की, जो ताजरों का मुतालबा था कि जी 50,000 रुपये तक खरीदारी या जो उस पर आप शनाख्ती कार्ड की शर्त को ख़त्म करें, इन्होंने उसको 1 लाख कर दिया कि चले अच्छा है, शायद उससे कारोबार खुल जाए, लोगों के उसमें इजाफा हो, बेहतर। फिर सबसे अच्छी बात मुझे जो इस बजट की लगी कि इन्होंने तालीमी इस्लाहात के लिए जो 5 अरब रुपये रखे हैं, उस पर 2-3 चीज़ें हैं कि जी वो सिलेबस एक जो कहते हैं सबके लिए यकसा, उस पर काम किया जाएगा। स्मार्ट स्कूल है और मदारस जो है उनकी वो बिल्कुल। और सबसे आखिर में 5वां पॉइंट है जी कि इन्होंने कहा डैम, हम फंड रखे हैं कि डैम बनाएंगे, अब अल्लाह करे वो बन जाए, क्योंकि पहले भी फंड्स तो रखे जाते रहे हैं, लेकिन एलोकेशंस तो पहले भी हाँ होती जी, हैं, लेकिन वो कभी भी उस तरह से हो नहीं सकता। बुरी बातें क्या नजर आती? बुरी बातें मैं आपको 50 गिना सकता हूँ। हाँ जी, 5 किया, लेकिन उस पर एक एक आ जाते हैं। सबसे पहली बुरी बात मैं ये समझता हूँ
कि हुकूमत जो है वो खुद ये मान रही है कि जी आपका जो ग्रोथ रेट है वो -2.64 होगा अगले उसमें। अब आपने रेवेन्यू में आपने कर लिया जी 25% इजाफा, टैक्सेस आप कह रहे हैं जी बढ़ जाएंगे, कैसे? जब कारोबार ही नहीं होगा, चीजें नहीं होंगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी उसमें जब -7.7% होगा तो आप कैसे रेवेन्यू बढ़ाएंगे? पहली तो बात ये है। दूसरी, मुझे आप ये बता दें कि मुझे तो मईशत के हवाले से इनकी कोई नई सोच, कोई इसमें नया काम नजर नहीं आया। आप ये देखें कि ना शरह सूद में कमी की, ना आपने उसमें जीएसटी में कमी की। आप दोनों में करते तो उससे कारोबार बेहतर होता, चीजें बढ़ती। और जीएसटी का तो बराह रास्त अवाम को फायदा मिलता, अवाम को फायदा मिलता। और शरह सूद अगर कम होगी तो सनतकार उस पर करेगा ना। हालात तो वैसे। फिर सबसे बुरी बात जो मुझे लगी, और मैं समझता हूँ हिलाली साहब को भी वो पसंद नहीं आई होगी, कि इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स, जो बूढ़े लोग हैं जो बेचारे घरों में बैठे हैं, जिन्होंने बीमारी की दवाई लेनी होती हैं, उनकी पेंशन में भी कोई इजाफा नहीं किया। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है। हाँ जी, बिल्कुल। चले तनख्वाहों में ना भी करते, पेंशनर जो होते हैं बूढ़े लोग, उनकी तो और कोई जरिया आमदन नहीं होती। तीसरी बात है जी, मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो हमेशा की जाती है, इस हुकूमत ने वो भी जरूरी नहीं समझा। यानी आप मजदूर को जितने मर्जी पैसे दें, हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं है। फिर इसी तरह एक और बात है कि जी फोकस ज्यादा बजट में फोकस शहरों पे नजर आया आपको, देहात के हवाले से, और खुसूसन ज़राअत, जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और उसमें एक ही सेक्टर था जिसमें आपने पीछे कुछ ग्रोथ भी की है 2 कुछ %, लेकिन आपने उसमें भी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी। और सबसे आखिर में अगर आप देखें तो ये 5 चीज़ें हो गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे आखिर में मैं लेकिन फिर भी कहूँगा, ये अगर आप ये देखें कि हुकूमत ने जो मेरे नज़दीक बड़ा गैर जो उसको काम है कि नहीं था करना चाहिए, वो ये है कि आपने इस बजट में गरीब को स्वाय तसलियों को, जैसे मैंने शुरुआत की, बुरी तरह से नजरअंदाज। मैं अभी उस पर भी आती हूँ, नौकरियां देनी थी और जो आगे इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एक सैलाब आ रहा है बेरोजगारी का, उसके लिए तो कोई नजर ही नहीं आई चीज, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। लेकिन हिलाली साहब का पॉइंट मैं पहले जरूर लूंगी। हिलाली साहब, आपको ये बजट कैसा लगा सर? आप समझते हैं कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जब बड़ी बड़ी मईशतें हिल के रह गई हैं तो जाहिर है पाकिस्तान को भी इफेक्ट हुआ है, तो अगर ऐसा भी बजट आया तो ठीक है, फिर गिवन सर्कमस्टांसेस में वेल एंड गुड। पाकिस्तान को कम इफेक्ट हुआ है। अमेरिका और यूके में तो 15 से 20% बजट का ये हो रहा है, हमारा तो -2.3 होगा सिर्फ। वो इसलिए कम हुआ है कि हमारे पास पहले कुशन था, 8 बिलियन का कुशन मिला, IMF, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब, चाइना, और कोलैप्स ऑफ ऑयल प्राइसेस, और फिर इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ, ये हमें कुशन मिला है। ये कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे लोग इससे बहुत ज्यादा, हम इतने गरीब हैं, हम वैसे ही जमीन पे हैं, अब वी आर ऑन द फ्लोर, अब हम इससे किधर से नीचे जाएंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये इसको कहा गया है रिलीफ। 3 दफे आपने लफ्ज रिलीफ इस्तेमाल किया था आपके इंट्रोडक्शन में। मैं आपको बताता हूँ किस किस्म का रिलीफ। ना सेल्स टैक्स, ना एक्साइज टैक्स, ना किसी खाने के चीज पे। आपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पेंशनर्स को आप कहते हैं कि 11% इन्फ्लेशन है। वेरी गुड, सच बात है 11% कम से कम। तो फिर 11% आपने उनको इंक्रीज क्यों नहीं किया? इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पेंशनर्स 11% कट दे रहे हैं। ये रिलीफ है, ये कट देना रिलीफ है। बिजली को कम किया है, गैस को कम किया है, पेट्रोल को, और पेट्रोल का एक स्कैंडल मैं आपको बताता हूं, स्कैंडल इन द सेंस के कोई ये नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मगर स्कैंडल ये है कि जब $16 पर बैरल मिल रहा था, आपने पेट्रोल नहीं दिया। जब $20 हुआ, आपने पेट्रोल नहीं दिया। जब $22 हुआ, आपने पेट्रोल नहीं दिया। अब क्या है पेट्रोल का प्राइस? $38। भाई ये कौन है ये फैसला जो कर रहा है? कौन इनको एडवाइस दे रहा है? इनको तो कुछ नहीं आता है, मैं मानता हूं। तो किसकी बात वो सुनते हैं? तो मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं, और माफ करिए आप प्लीज इनका परफॉर्मेंस देखें। छोड़िए कोरोना, छोड़िए, लेट्स गो फॉर 18 months बिफोर कोरोना, कोरोना के पहले मार्च से इन्होंने क्या अचीव किया?
हाँ, क्या अचीव किया? ना इनकी रेवेन्यू टारगेट मीट किया, ना इनके डेवलपमेंट फंड्स के टारगेट मीट किया, ना इनका ग्रोथ रेट जो 3.3% थे खुद कहते हैं 1.9% हो गया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर, स्मॉल मिडिल एंटरप्राइजेस और एग्रीकल्चर कंट्रैक्टेड। कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं आया, जीरो कैपिटल आया सीपेक से। और डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट किधर से आया? क्या किया इन्होंने? डेट से फाइनेंस किया एक्सपेंडिचर, इन्होंने बोरो किया कि अपने एक्सपेंडिचर फाइनेंस। लेकिन आज तो वो तकरीर में हमारे साहब कह रहे थे कि हमने जो स्टेट बैंक से उधार लेना, कर्ज लेना, हमने स्टेट बैंक से बिल्कुल कर्ज नहीं लिया, ना हमने नोट छापे, ना स्टेट बैंक से कर्ज लिया। हमने जो वो हम एक देखते थे सिस्टम, उसके हटकर हमने मैनेज किया मईशत को। अगर नहीं लिया तो किससे लिया? स्टेट बैंक से नहीं लिया तो और किससे लिया? और क्या क्या किया कि अपने पैसे रेज करने के लिए, कि आप इन्वेस्ट करने के लिए? मैं जो ये गलत कहा हूं क्या? 3.3% से 1.9% आ गया भाई। सही। ऑयल प्राइसेस के जो नीचे आए जब हैं, सस्ते थे तब नहीं उससे खरीदा, आपको महंगा हो benefit गया नहीं तो हुआ। आपने 13% से बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। 13% से 8% जो रेट इंटरेस्ट रेट आए हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है? हिलाल साहब, और आपको ये कोई अच्छी बजट बात फिर नजर आई इससे आ बजट जाए। में? कोई एक अच्छी बात भी नजर आई या नहीं? भाई क्या, देखिए, विथ होल्डिंग टैक्स कुछ नहीं है भाई। विथ होल्डिंग टैक्स को आप कम करें, ज्यादा करें, इट डज नॉट बेनिफिट कॉमर्स, इट डज नॉट इवन बेनिफिट इंडस्ट्री। देखिए, मैं आपको बताता हूं एक चीज, बात सुनिए, गौर से सुनिए। मिस्टर हफीज शेख, जब उसको कहा गया है कि ये टारगेट्स जो हैं दीज आर नॉन अचीवेबल, रिसेशन में और वायरस आउट ऑफ कंट्रोल में आप ये टारगेट्स जो आप प्रोफेस कर रहे हैं वो आप नहीं मीट कर सकते। तो उन्होंने कहा, सुना बकौल, कि ये एक एस्पिरेशनल बजट है। एस्पिरेशनल बजट माने ये जो हम चाहते हो, आप समझ गए, जो हम चाहते हो। और वर्ल्ड और आईएमएफ बड़ी चालाक इंस्टीट्यूशन है, उनको भी पता है कि दे यू विल नॉट मीट इट, बिल्कुल पता है। और बहुत सारे रिलीफ के हमारे सजेशंस थे जो आईएमएफ वालों ने वीटो किया, ये भी आप पता होना चाहिए। मगर वो कहते हैं हमारी दबाव इन पे रहनी चाहिए। अब 3 महीने के बाद वो फिर बैठेंगे। 2 चीजें हैं सिर्फ जो आईएमएफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, समीना, एंड आई विल एंड देयर। और वो 2 चीजें हैं, सर्कुलर डेट और प्राइवेटाइजेशन। ये 2 चीजें पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा, दूसरी हर चीज पे बात करने के लिए वो तैयार है। ये एक जो पॉइंट हिलाली साहब ने उठाया इससे पहले, जिस पे मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगी, कि हमेशा हम ये देखते हैं इमरान साहब कि टारगेट्स इतने बड़े बड़े रख लेते हैं पहाड़ जैसे, और उसके बाद वो मीट नहीं होते। हमने अभी पिछले बजट में भी यही देखा, और बल्कि इन्हें अपना जो रेवेन्यू था उसको रिवाइज भी करना पड़ा, और जो रिवाइज इन्होंने किया इवन वो भी नहीं इनका पूरा हुआ। तो ये ऐसा रखते ही कि वो है ना जुमला के भाई ऐसे अहदाफ मुकर्रर ही क्यों करते हो जो पूरे नहीं कर सकते? समीना, इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं, अब मैं अभी जब हिलाली साहब बात कर रहे थे ना, जब ये बजट तैयार हो रहा था तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के और आपके वजारत मनसूबाबंदी और इंडस्ट्रीज़, इन 3-4 मिनिस्ट्रियों के लोग बैठ के, दिमाग बैठ के तो ये बजट तैयार कर रहे थे, जो इस पर वर्किंग कर रहे थे। तो मुझे जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक जब इन्होंने वो तजावीज़ तैयार की और उन पर डिस्कशंस हुई, तो हमारे वाकफ़ान हाल के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो वो आवाम को रिलीफ देना चाहते थे और उसमें वो रखी गई थी। लेकिन जब आप जिनसे पैसे लेते हैं, जब वो आ गए आईएमएफ वाले और उन्होंने उस पर साफ इतराज़ कर दिया कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। अब बात ये, आप जब आवाम की बात करते हैं तो या तो फिर वहां पे आप स्टैंड ले लें, आप कहते हैं कि नहीं जनाब हमने ये करना है, आप कर जाते। अब आपने उनकी भी बात माननी है, आपने अपने, अब आपको मामलाते हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत है। तो ये जो है ना वो गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? ठीक, वो तो समझ में आ रही की सिचुएशन। मेरा ये पूछना है कि जब आपको पता है कि आप ये चीज नहीं पूरी कर सकते तो आप रियलिस्टिक बजट क्यों नहीं बनाते? आपको जब मालूम है कि ये अहदाफ आप पूरे नहीं, ये आपका ग्रोथ रेट नहीं हो सकता, समीना, इन्हें पता है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, सुने, सब आप रख रहे हैं इसलिए रखते हैं कि अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। हुकूमत ये सुन लेती है, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इतने अहदाफ रख लेते हैं कि हम ये करेंगे।
वो कहते हैं ना कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो उन्हें पता अगले साल तक फिर होगा तो कह देंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लाल साहब कि कोई बॉदर भी नहीं करता, ना कोई इस पे अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई जो आपने अहदाफ रखे थे वो क्यों पूरे नहीं हुए, ना कोई रिसर्च होती है, ना कोई इसके आइंदा के लिए हिकमत अमली तैयार की जाती है कि भाई आइंदा ऐसा नहीं होगा, जो आपने आप पूरा नहीं कर सकते, कोई आसपास तो होते हैं। ये थोड़ी होता है कि बिल्कुल इतना मार्जिन होता है। क्या ख्याल है आपका? चलिए मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। ये जो प्रेशर रखवाते हैं, ये आईएमएफ सिर्फ अकेला नहीं रखवाता है। ये जो हमारे, मैं नहीं कह रहा हूं हफीज शेख के बारे में, आई डोंट नो, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मुझे पता है इन द पास्ट जो हमारे अपने निगोशिएटर्स हैं वो आईएमएफ को कहते हैं हाँ हम अपने पॉलिटिशियन से बात करते हैं तो दबाव रखो, नहीं तो वो बात नहीं मानेंगे। सही सोचिए तो सही, दे वांट दिस, उनको भी चाहिए और हमारे लोग जो निगोशिएट करते हैं उनको भी चाहिए। एंड बाय द वे, इनको इस प्रेशर पे ये फिर गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी बड़ा मुश्किल होगा, मगर मैं कोशिश पूरा करूंगा निगोशिएशंस पे कि उनको कुछ मनवाऊं, मगर उनका प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। आप समझ गए? तो लोग कहते हैं यार ये आदमी इनको कन्विंस करता है, ये आदमी इनसे कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो इसको रखो। इट्स सब ओल्ड गेम। मैं वॉशिंगटन में था, मैं ये देखता था, ये तो बड़े चमी होते हैं एक एक के साथ। समीना, आप देखें, आप जो बात कर रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्लोबल जो है वो ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में कम से कम 3% रिसेशन होगी। और हमारे सुन ले, ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया में वो ये कह रहे हैं, तो आप असेंबली में फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यार खुदा का खौफ कर दें, रियलिस्टिक रखें तो कोई सीरियस भी ले, वरना तो वही बात है, आवाम का भी इंटरेस्ट चला गया। लेकिन मुझे ये भी जानना है कि आपको लगता है कि इनकी प्रायोरिटीज ठीक हैं? एक ऐसा मुल्क जो एक ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है और उसके साथ साथ एक हेल्थ क्राइसिस से भी गुजर रहा है। हमें कोरोना अभी ओवर नहीं हुआ, अभी इसके हमें इम्पैक्ट नजर आने मीशत पे भी और जो सेहत के भी, अल्लाह खैर कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन ऑब्वियसली खुद इमरान खान साहब भी को भी पता है कि आगे क्या सिचुएशन होने जा रही। आपको लगता है प्रायोरिटीज ठीक हैं? आज भी हमारी सेहत का बजट जो है वो हमें उस तरह नजर नहीं आ रहा है, जो कोरोना या और कुदरती आफात के लिए पैसे रखे हैं उनका करना क्या है, कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं नजर आ रही, और आपको लगता है लोकेशन ठीक है बजट की? प्रायोरिटीज तो है नहीं, यही तो रोना है। इनको पता ही नहीं कि हमने करना क्या और किस अंदाज में करना। वही वाली बात भी कि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनकी प्रायोरिटी बेरोजगारी। अब आप देखें कि जब ये खुद कह रहे हैं कि मजीद आपके 1,80,00,000 लोग जो है ना बेरोजगार होंगे, ये सर्वे है, और उसके बाद आप समझे कि 1 करोड़ लोग मजीद आपके खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। जब ये हालात होंगे तो आपके कहाँ गए सारे काम? भाई आपको गरीब के आदमी, गरीब के बच्चे को जब रोटी नहीं मिलेगी, उसे साफ पानी नहीं मिलेगा, उसे तालीम नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा? आप कहते हैं जी मुल्क तरक्की करेगा, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देने थे, ना आपने नौकरियां दी, उल्टा छीन ली लोगों से। अब तो वो ये कोरोना की वजह से मजीद लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हिलाली साहब, मेरा आपसे भी ये सवाल है, मैं काफी कोशिश करती रही बजट स्पीच सुनते हुए भी और बाद में भी मैंने इस पर काफी गौर किया, मुझे नहीं कुछ समझ में आया कि आपने ये तो आप कर रहे हैं कि लोगों में पैसे बांट देंगे, या आप कोई ये सोच रहे हैं कि जी हम कोई पनाहगाहों में पैसे रख देंगे लोगों को हेल्प करने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं नजर आया कि आपने ये कहा हो कि यार ये जो 1 से 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, इनको हमने कहां से रोजगार देना है, उसके लिए कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी, कोई आपकी समझ में नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि आप उनको कोई रोजगार देने जाएंगे या बस हर महीने पैसे ही देते रहेंगे उन्हें? कब तक देंगे? देखिए, पहले तो ये बिल्कुल गलत बात है कहना कि जितने डेली वेज ओनर्स हैं, रोज के जो कमाते हैं, वो सब उनकी सबकी नौकरी चले गई। ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता है। 10% की नौकरी चले गई है कुछ देर के लिए, दूसरे जो हैं कम पैसे पे काम करेंगे, दूसरे जो हैं और भी काम तलाश कर लेते हैं। दिस इज रॉन्ग टू से कि 25 मिलियन पीपल एक दिन में खत्म हो गए, डेली वेज ओनर्स खत्म हो गए, नहीं हुए हैं, दूसरे काम पे चले जाते हैं। एग्रीकल्चर में जब आपके पास इनफॉर्मल इकोनॉमी होता है और 60-70% इनफॉर्मल इकोनॉमी है, समीना याद रखें कि आपके पास अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज्यादा है, आप अब्जॉर्ब करते हैं शॉक्स। उधर तो मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, वो फैक्ट्री बंद, सब नौकरी चले जाते हैं। जो इंग्लैंड में हो रहा है वो 20-30% गिर रहा है, आप 2%।
आपका 1.9 ग्रोथ रेट था लास्ट ईयर, अभी -2.3% होगा। तो कुछ नहीं है इन दैट सेंस। ठीक। देखिए, जब आप इतने गरीब होते हैं कि आप जमीन पे ही लेटे होते हैं, उससे नीचे आप किधर जाएंगे? सो लेट्स, ये सब टैक्टिक्स हैं, इसको समझ नहीं आती है। ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। जो छोड़ो, इसकी कौन इसको एडवाइस करता है मैं नहीं पता है। कोई फास्ट बोलर है जो कहता है इसको कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो सिंथिया रिची ने क्या कहा था? वो सिंथिया रिची ने कहा था ना कि पीटीआई एक पार्टी नहीं है, सब फैन क्लब। तो यही लगता है इनका। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये भी बता दें इमरान साहब, ब्रेक पर मुझे जाना है, आपको लगता है कि पीटीआई ये बजट पास करा लेगी? क्योंकि ऑपोजिशन से तो भाई आप की कुट्टी चल रही है इस वक्त। नून लीग को भी आपने नाराज किया, पीपल्स पार्टी। अब ये मेरी बात सुन लें, पीपल्स पार्टी ये बजट, पीटीआई ये बजट उतनी ही आसानी से पास करवा लेगी जितनी आसानी से उसने पिछले साल करवा लिया था। हालांकि उस वक्त तो सूरत हाल इससे भी खराब थी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बिल्कुल बहुत एक दूसरे के साथ थे। नहीं तो ये ऑपोजिशन फिर आके कहती क्यों फिर? और ये कुछ नहीं होगा, ये गलत सही बजट नहीं, दुश्मन हम आगे खड़े हो जाएंगे तो फिर बाद में वोट भी दे देते। आप ये देखेंगे बजट उतनी ही आसानी से पास हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी और रावीन के लिए चैन लिख देगा। यही तो प्रॉब्लम है, हमारे सियासतदानों को कोलो फेल में इतना तजाद है कि वो कहते हैं कुछ हैं, बयानात कुछ देते हैं, असल में जाके वहां कुछ करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और छोटे के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ कोरोना के हवाले से भी बात होगी कि अब इसमें एक नई स्ट्रेटजी सुन रहे हैं कि लॉकडाउन कर दिया जाएगा, स्पेशली लाहौर में जहां पर ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं। तो उस हवाले से भी बात होगी। दीगर भी अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल चुका है और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे मेन सिटीज़ हैं, भले वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो, यहाँ पर हमें जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मरीज़ हैं नज़र आ रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि मज़ीद फैल सकता है वो इससे कहीं ज़्यादा है जितने असल में मरीज़ इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अब सोचा ये जा रहा है कि मज़ीद कोई हिकमत अमली बनाई जाए। कैसे? क्या कोई स्मार्ट लॉकडाउन होगा, सील कर दिया जाएगा, क्या किया जाएगा और किया भी जाएगा या नहीं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म साहब जब कल बात कर रहे थे तो उनकी गुफ्तगू से तो यही लग रहा था कि वो किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं चाहते और इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत पर भी, अपोजिशन पर भी कुछ तनकीद की जो मैं आपको ख़ास तौर पर सुनवाना चाह रही हूँ। अपोजिशन के बारे में कहना था, वो कहते हैं कि वो चाहती है कि केसेस बढ़ें और हुकूमत पर तनकीद कर सके, ये लाशें चाहते हैं। सुनिए हिलाली साहब, आपके ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अपोजिशन के लिए ये बात जायज़ है कि अपोजिशन ये चाहेगी कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लाशें हों ताकि हुकूमत पे तनकीद करने के लिए लाशें क्यों, और थोड़ी चीज़ें हैं उन्हें मिल जाएंगी। तो आपको कितना लगता है, कितना जस्टिफाई है प्राइम मिनिस्टर का ये कहना इन हालात में? टोटली अनजस्टिफाइबल। इस किस्म का क्रिटिसिज्म और इस किस्म की चीज़ें कहना कि दूसरे लोग खुश होते हैं जब उनके हम वतन मरते हैं, वो व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस? ये तो इमेच्योर। देखिए, बात असल है सीधी सादी। कब से हम कह रहे हैं, आपको याद है जब मैं कह रहा था खौफ दो लोगों को, डरे इस वायरस से। इमरान याकूब भी कहते थे नहीं लड़े बेहतर है लड़े। मैं कह रहा था हमारे लोगों को समझाएं कि दिस इज अ वायरस द लाइक्स ऑफ विच आपने कभी पहले देखा ही नहीं है। इसका कुछ क्योर नहीं है। और आप देखें तो सही, लड़ो क्या लड़े भाई? अब इमरान साहब को भी डर लगने लगा है। 6,000 मैं कह रहा हूं 10,000 केसेस हो रहे हैं, 6,000 नहीं, 10,000 केसेस हो रहे हैं एवरी डे। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप जाके देखें जो दूसरे लोग कह रहे हैं। हमने कहा था खुद, देखिए वो सब चीज छोड़ दें, सब चीज, अब लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। मुझे एक चीज बताएं, एक्सपीरियंस ने आपको क्या बताया? कौन से मुल्क हैं जिधर लॉकडाउन नहीं हुआ था? नंबर 1 डिलेड लॉकडाउन, अमेरिका डिलेड लॉकडाउन, यूके डिलेड नो लॉकडाउन, स्वीडन नो लॉकडाउन, ब्राजील नो लॉकडाउन और डिलेड और आधा लॉकडाउन पाकिस्तान। किधर है पाकिस्तान और ये मुल्क किधर हैं? हम उनके साथ हैं।
स्वीडन, स्वीडन जो ऐसा मुल्क है, मैं 4 साल उधर गुजारा, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितने डिसिप्लिन लोग हैं। उनके आज उनको पता चला है कि डेनमार्क ने कहा कोई स्वीड हमारे मुल्क के अंदर नहीं आ सकता। कैन यू इमेजिन? 10 मिलियन स्वीड्स, किसी को इजाजत नहीं है डेनमार्क आने, किसी को इजाजत नहीं है नॉर्वे आने। भाई इट्स अ शेम फॉर देम, इसलिए कि और वो आदमी जो इनका एपिडेमोलॉजिस्ट था, जो इनका पॉलिसी बनाया, वो माफी मांग रहा है। मैं कहता हूं माफी नहीं भाई, तुम्हारे वहां दूसरे मुल्कों में 300 और 400, डेनमार्क और नॉर्वे में तुम्हारे 3, 4, 5 हजार मरे हैं। माफी? यू किल्ड पीपल। सही है, ये बिल्कुल सही। काफी नहीं है कि माफी। अच्छा, यहाँ पे भी आपको लगता है इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं जो बात हो रही है या जो लोग पेशेंट बन रहे हैं? एब्सोल्युटली। अगर उनकी बात सुने गई है तो वो जिम्मेदार हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने शायद सुना नहीं। ऑल राइट, सही है जी। इमरान साहब, अब आपको डर लगा है या नहीं लगा वायरस से? डर नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगा। अच्छा? उसकी वजह मैं अब भी कहता हूँ कि हमें मुहतात रहना चाहिए। जो वायरस इतना फैला है, ये जो बीमारी इतनी फैली है, किस वजह से फैली है? इसी वजह से फैली है कि हम मुहतात ही नहीं रहे। अब तो मुख्तारे को भी हो गया। सुन ले मुख्तारे को या किसी को, अब देखे ना वजीर उसको भी तो एहतियात करने की वजीर आजम इमरान खान से लेके आप मेरे तक, कोई बंदा जब मुहतात नहीं रहेगा तो यही हाल होगा। आपने खुद मुहतात रहना था। अब ये सारे काम हुकूमत पे नहीं छोड़ सकते। अब तो आलमी सतह पे पाकिस्तान को कोरोना के हवाले से वज़ीर आज़म को जिम्मेदार नहीं समझते? नहीं, मैं समझता हूँ, सुन ले, मैं इसलिए समझता हूँ वज़ीर आज़म को जिम्मेदार कि उन्होंने लीड करना था, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जिस तरह वो क्रिकेट में करते थे। लेकिन यहाँ उन्होंने पता नहीं क्यों कि नहीं किया, वो क्यों, किन बातों में रहे। और मुझे जो उन्होंने ये बयान दिया अपोजिशन के हवाले से, मुझे तो उस पर दुख है। ये सच्ची बात है। मुझे अफसोस हुआ कि वज़ीर आज़म को ये ज़ेब नहीं देता इस तरह की बातें करें। और इस माहौल में तो यकजहती की जरूरत है। और आप देखें ना, मुझे आप ये बताएं कि आपने खुद किया क्या है कोरोना से? आपने लॉकडाउन आपने करना था या अपोजिशन ने करना था? शहरों को बंद आपने कर्फ्यू लगा के करना था या अपोजिशन ने करना था? या तो आप कहें ना कि आपने ऐलान किया और अपोजिशन ने कहा नहीं हम नहीं ये मानते। भाई आपने कुछ किया नहीं, आप अब बहाना लगा रहे हैं कि जी अपोजिशन खुश होती है। अपोजिशन, किसी के मरने पे कोई खुश हो सकता है क्या? हिलाली साहब, अब लॉकडाउन का फायदा होगा? जैसे अब ये कहा जा रहा है कि लाहौर में चूंकि केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कराची भी ज्यादा हो रहे हैं, तो शायद कुछ सोचा जा रहा है कि दोबारा से कोई मंडे से लॉकडाउन हो जाए। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, इससे अब फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा। हर वक्त कुछ भी, मैं कहता हूं फायदा जरूर होगा। लेट है, डजंट मैटर, मगर फिर भी फायदा होगा। हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं ना। सोचिए, जब आप एसओपीज नहीं फॉलो करते हैं, अब इनका बहाना ये आ गया है कोई नहीं करता एसओपीज, अब अवाम पे डाल रहे हैं ये। भाई तुम्हारी अवाम 50% तो अनएजुकेटेड है, और जो पढ़ लिखते हैं वो सिर्फ अपना क्या पढ़ लिखते हैं, यू नो योर पीपल। माफ करिए, आप जानते हैं कोई पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने ये कहते सुना हिलाली साहब कि कोरोना शोरोना कोई है ही नहीं, ये तो साजिश है। आप ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं। आप ये तो हाल है हमारी आवाम। हिलाली साहब अभी एक पॉलिसी की बात कर रहे थे ना कि कोरोना के हवाले से। हिलाली साहब, एक इंजेक्शन था यहाँ पे एक्टमरा, अब बड़ा वो लोग आखिरी स्टेज पे आके लोग डॉक्टर यूज कर लेते थे। अब क्या हुआ, वो 2-2.5 हज़ार की कीमत से पहले 40,000 का हुआ, ब्लैक में 60,000 का हुआ, लाख का हुआ, 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत ने क्या किया, पंजाब हुकूमत ने हेल्थ केयर कमीशन ने उस पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने कहा रोश कंपनी है जो, उनसे सारा ले लिया, उनसे कहा आप सिर्फ सरकारी अस्पतालों में देंगे और डॉक्टर इसको लेगा बाहर ताकि ये ब्लैक में ना बिक सके। और प्राइवेट अस्पताल जहां पे लोग मर रहे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अब यहाँ एक पेशेंट अगर प्राइवेट अस्पताल में है, उसको उस इंजेक्शन की जरूरत है, डॉक्टरों ने लिख के दिया है, वो बेचारा मेयो अस्पताल गया, उसने कहा जी आप मेहरबानी करें, मेरे वालिद को ये मामला, उसका एक फेफड़ा तो जाया हो गया है। उन्होंने कहा जी या तो इसको यहाँ ले आओ। उसने कहा अच्छा मैं ले आता हूँ, तो आपके पास वेंटिलेटर है? उसने कहा नहीं, हम वेंटिलेटर नहीं दे सकते। उसने कहा फिर क्या करूँ, मैं वेंटिलेटर से उतार के अपने बाप को मार दूँ? यानी आप देख लें इनकी पॉलिसी।
ये भी हेल्थ केयर कमीशन वाले जो है वो ताला लगा बहुत अच्छा कहा। अब मुझे आप ये बताएं, जब पॉलिसीज इस तरह की होगी, अल्लाह के बंदो आप डॉक्टर को ही दें, लेकिन उतने ही इख्तियार प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी दे दें कि उनको भी जिस मरीज के लिए चाहिए वो वहां कंपनी से ले यानी लें। आप एसओपी पे अमल दरामद नहीं करवा सकते तो कम से कम जो चीजें मैनेज करनी है वो तो आप कर लें। जी लाली साहब, आपका पॉइंट। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर एक हुकूमत को पता है कि किस किस्म के टैक्टिक्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को के साथ पैसे निकालने के लिए, राइट, और विदाउट अ फियर कि वो मर जाए, बेहतर है वो मर जाए, वो फर्क ही नहीं पड़ता उनको। इनफैक्ट वो क्यों लेते हैं 10 लाख? इसलिए वो कहते हैं कि ये मर तो जाएगा जब हम इसको ट्यूब में लाएंगे, मगर उसके बाद ये बॉडी नहीं ले जाएंगे और इसको हमारे पास छोड़ देंगे, तो इसको दफन करना ये वो, तो इनसे इतने पैसे लो। मैं कहता हूं गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन। ठीक, इनको यू हैव, ये नहीं कर सकते हैं आप इस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खेल नहीं सकते पैसे बनाने के लिए। बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूं ये ओनर्स को ले और इनको मारे। हाँ बिल्कुल, और सवाल उठता है ना, वेयर इज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट, और उनको कहें कि हम पैसे देते हैं तुम्हें, 2 पैसे चंदा लो और दो। हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं फॉर गॉड सेक, इस वक्त ये पोजीशन है कि ये प्राइवेट अस्पतालों का माफिया इस कदर, वो मैं माफिया का फिर माफिया आ गया। मैं इमरान साहब तो पहले ही हर बात माफिया पर डालते हैं। मैं जानबूझ के ये कह रहा हूं कि ये किस तरह से आप कराची के जितने अस्पताल हैं आप देखें, साउथ सिटी का देखें, आप आगा खान का देखें, आप उसमें उनका देखें, वो जो दूसरे वहाँ पे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको देख लें, आप लाहौर में देख लें, डॉक्टर्स हॉस्पिटल को देखें, नेशनल हॉस्पिटल को देखें, इस तरह के दूसरे जितने हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में देखें, पेशावर, सही है, जहां हर पे जगह भी है। हमें ये नजर अच्छा आ रहा है, नहीं, ठीक है। और किसी का रेट ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। कोई 40,000 वो उतने पैसे ले कोई रहा है, 40,000 रुपए पर डे कमरे का ले रहा है, और कोई उसी तरह के कमरे का 60,000 1.5 लाख ले रहा है, और फिर आप उस पर ट्रीटमेंट कर क्या रहे हैं? आप उसको ऑक्सीजन लगा के अल्लाह के सहारे छोड़ दें। अच्छा चलिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे बस एक शॉर्ट सा कमेंट देते हैं। जैसे हमने प्राइम साहब की उस पर बात की है कि वो ये कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन ये चाहती है, उधर ऑपोजिशन ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिस पर मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगी कि जी शहबाज शरीफ को कोरोना जो है वो वजीर आजम की वजह से हुआ है, नैब की वजह से हुआ है, तो इस पर भी जरा बात करें ना। बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर कोरोना हो गया, मियाँ शहबाज शरीफ को कोरोना हुआ है, क्या इमरान खान ने पकड़ के कर दिया? भाई आपने नैब ने बुलाया, आप वहां जमगट्ठा ना लगाते, आप अपने कारकुनों से कहते कोई ना आए, मुझे खतरा है, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है और मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, सर्वाइवल हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। आपने भी अगर कोई कमेंट करना है इस पे तो कर लें, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। दोनों तरफ से इररिस्पांसिबल देखिए, हम सबको मौका मिला है जिंदगी में कि कुछ पैसे बनाने इलीगली, और कुछ कभी कभी आदमी कहा भी है, मगर किया भी होगा, और छोटे छोटे चीज़ें में रूल्स को इधर उधर, मगर इस तरीके से जो हमारे पॉलिटिशियंस ने जाके हिमाकत किया है, अब वो भुगत रहे हैं ये सब बातें। अब तो भुगतना उनको पड़ेगा कि उस वक्त क्या रियलाइज ही नहीं किया उन्होंने कि क्या हो रहा है, कि ये सब फेक अकाउंट्स के पैसेस गलत हैं। नो आई एम सॉरी, ये दे डिजर्व व्हाट दे गेट। ऑलराइट, चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, छोटा सा, वापस आएंगे तो एक और हवाले से बात करेंगे। हर चीज़ पे हम सियासत देखते हैं कि जी बीमारी पे सियासत हो गई, मईशत पे सियासत हो गई, और खेल पे भी सियासत हो जाती है, लेकिन आज हम ये भी बात करेंगे कि तस्वीरों पर भी सियासत हो रही है। वो कैसे कैसे कुछ तस्वीरें आती हैं, बड़ी मायने खेज होती हैं, कुछ मैसेजेस लेके आती हैं, उस पर बड़ा रद्दमल भी आता है, फिर क्या होता है बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और कुछ अर्से बाद उनकी कोई ना कोई तस्वीर आ जाती है, PMLN वाले वो ट्वीट करते हैं तो जलाते हैं, और PTI वाले जलते हैं, और फिर वो रीट्वीट भी करते हैं कि देखें जी ये। बहरहाल दोनों ही पता नहीं क्यों ये तस्वीरें ट्वीट करते हैं, क्योंकि PMLN वाले भी इससे झूठे साबित होते हैं कि क्या वो वाकई वो सेहतमंद थे और आपने नहीं सही से रिपोर्ट्स दी, और PTI वाले भी जब ये बात करते हैं तो उन पर भी सवाल उठता है कि भाई आपने खुद ही भेजा, रिपोर्ट्स भी आपकी थी, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं।
बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन अभी एक नई तस्वीर भी हमने देखी है उनकी, जिसमें वो हाइड पार्क में वॉक कर रहे हैं, और इस पर भी बहुत हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बात हो रही कि जी देखें बिल्कुल माशाल्लाह से वो ठीक ठाक है, तो फिर ये क्यों वहाँ पे लंदन में मौजूद हैं। जबकि एक और तस्वीर भी आई है आज, मरियम नवाज़ ने उसको ट्वीट किया है, जिसमें हमजा शहबाज की तस्वीर है और उसमें बड़ा खराज तहसीन भी उन्हें पेश किया हुआ है और बड़ी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। तो ये तस्वीरें और इन पे बातें और फिर इसके पीछे मैसेजेस क्या हैं, जानते हैं इमरान साहब से क्या कहानी है ये। मरियम की जो जानिब से तस्वीर ट्वीट हुई है, हमजा शहबाज, हम तो समझते थे कि शायद हमजा और मरियम में कोई सर्द जंग है, लेकिन वो तो बड़ा खराज तहसीन पेश कर रही हैं उन्हें। देखिए, मैं हमेशा यहाँ आपसे कहता था कि दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है और दोनों एक ही हैं। अब आप देख लें, आज आप खुद कह रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब आ जाता हूँ मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमजा जो हैं वाकई उनको इस बात का क्रेडिट तो देना चाहिए कि उन्हें 1 साल हो गया कैद में। अब मुझे आप ये बताएं कि ये हुकूमत, भाई मान लिया कि हमजा शहबाज ने करप्शन की है, तो फिर आप उनको रेफरेंस, अभी आप 1 साल में रेफरेंस भी नहीं बना सके। सजा देना तो दूर की बात है, लूटी हुई दौलत वापस लेना तो दूर की बात है, आप रेफरेंस नहीं बना सके। इसका मतलब है फिर अगर उन्होंने नहीं की तो आपने उन्हें बगैर किसी कसूर के क्यों इसलिए कैद में रखा हुआ है जमानत के तौर पे कि वो शहबाज शरीफ के बेटे और नवाज शरीफ के भतीजे हैं, इसलिए ये ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना। तो मरियम ने क्यों ट्वीट किया? मरियम ने इसलिए कि मरियम ने बताना था कि देखें जी 1 साल हो गया और हमजा अंदर है, तो दूसरा ये कि ये भी बताना था कि हम एक पेज पे हैं। हाँ, ये बिल्कुल, ये तस्वीरें इसीलिए होती हैं। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी तस्वीर की तरफ। दूसरी तस्वीर जो है उसमें आप देखें, मैं उस दिन भी आपको कहा था कि जो पहली तस्वीर थी मैंने पूरा बयान किया था कि छुप के नहीं उतारी गई। वो तस्वीर भी मियां नवाज शरीफ की मर्जी से उतारी गई थी, मर्जी से रिलीज की गई थी, और वो उस तस्वीर के जरिए पीटीआई की हुकूमत को मुंह चढ़ाया गया था कि आप देखें। अब ये इस तस्वीर के जरिए भी ये बताया गया है कि नवाज शरीफ वहाँ पे अब बिल्कुल ठीक है और इस तैयारी में वॉक भी उन्होंने की है और वो किसी वक्त भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पीटीआई की हुकूमत पे, वज़ीर आज़म इमरान खान पे दबाव बढ़ाने के लिए और अपने कारकुनों को मोटिवेट रखने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। हिलारी साहब, आपने इस तस्वीर से क्या पैगाम लिया है? हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म वॉक कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म, और बज़ाहिर तो वो ठीक लग रहे हैं। आई थिंक ये नवाज शरीफ का पाकिस्तान से जाना सबकी इजाज़त से गया है और सबको पता था कि वो इजाज़त उनको मिलना था, वो उनके ब्लड रिपोर्ट के पहले ही मिलना था। फैसला किया गया कि उसको जाने देना चाहिए और इसलिए वो बाहर गया है। लेट्स फेस इट ना, अब ये क्या, ये तो अब अगर आप एक दफ़े वो मान लें तो फिर ये यू आर नॉट सरप्राइज कि ये ठीक है और ये चल रहा है और ये वो। दूसरी बात है, ये बिल्कुल सही कह रही है मरियम नवाज कि मेरे ख्याल में अगर 1 साल हो गया है इनको जेल में रखा हुआ या कन्फाइनमेंट में रखा हुआ, भाई कब तक तुम कितने देर तक उसको रखोगे? 1 साल, कौन से चार्जेस हैं उसके खिलाफ, उसका ट्रायल कब हो रहा है? माने कि इतना देर आप किसी को रख सकते हैं? ऑब्वियसली यू कैन। कोई जज तो नहीं कह रहा है इसको कि 1 साल हो गए, ट्रायल किधर हो रहा है इसका, कब होगा? बिल्कुल ठीक। ये तो ये एक तरह से ये रिमाइंडर भी है कि भाई ये भी एक बंदा पड़ा हुआ है उस जेल में, गिरफ्तार है, इसको भी कोई आपने सब भूल गए हैं ना। पीएमएलएन वाले वैसे उसकी बात नहीं करते। जब अंग्रेज ने जब ये कानून बनाया था तो साबता फौजदारी में इसीलिए कहा गया था कि आपने 14 दिन का रिमांड लेना है और आपने किसी पे केस जब करना है और उसके बाद आपने उसको उसके मुताबिक सजा दिलवानी है, चालान मुकम्मल करना है और जेल भिजवाना है। बिल्कुल सही। अब आप जितनी देर भी केस चलता रहे उसमें उसको जमानत का भी हक था। अब यहाँ जो नैब के कवानीन है इसीलिए उन पर एतराज किया जाता है कि आप पहले तो रेफरेंस बनाने में इतने साल लगा देते हैं और उसके बाद उसको फिर चलाते हैं तो मजीद साल। इस दौरान अगर कोई बेगुनाह है, अगर हमजा बेगुनाह हो तो ये उनका 1 साल कौन वापस करेगा? बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। और देखना ये है कि तस्वीरों पर बात तो होती है, एक भूंचाल भी आता है, लेकिन अब ये कब तक चलेगा सिलसिला? असल बात ये, अगर पीटीआई को भी कोई खदशात है मियाँ साहब की सेहत के हवाले से, तो जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं आप परसू कर सकते हैं, और अगर हमजा शहबाज के ऊपर आपको कुछ मिला है तो फिर केस आगे बढ़ाएं। इसी एंडिंग नोट के साथ आपसे आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।